नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान जिसका हम सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 वीडियो आपके पास आ चुके हैं, बेसिक हैं वो दोनों। ऐसा मत सोचना कि सर ये तो चीज़ें हमें आती है तो वो तसल्ली से तैयार करना है। 1-2 वीडियो और बनेंगे बेसिक के, वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरा वीडियो तसल्ली से बेटा अच्छी तरीके से नोट करना है, आप लोगों को रजिस्टर डालकर उस चीज़ों को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना पहला, और आप चाहो तो इसको पहले चैप्टर का ही हिस्सा मान सकते हो। चलिए, कल लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सदिशों के बारे में पढ़ा था, सदिश के बारे में, विमाओं के बारे में पढ़ा था। अति महत्वपूर्ण चीज़ें थी बेटा सदिश के बारे में, और ये चीज़ें अपने को स्टेप टू स्टेप याद करनी है, अच्छी तरीके से समझ के रखना है, इन चीज़ों को याद कर लेना है, क्योंकि अपने को बहुत जगह काम आने वाली ये बातें हैं सारी। सदिश क्या होता है, इकाई सदिश क्या होता है, वो सारी चीज़ें कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ी थी। एकांक सदिश के बारे में पढ़ा था हमने, उसका परिणाम कैसे निकाला जाता है, परिमाण कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी बेटा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सदिश के बारे में। देखो, कल हमने बताया था कि सदिश को एक रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और जितनी बड़ी रेखाखंड होगी तो समझ जाना उस सदिश की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा है। छोटी रेखाखंड है तो समझ जाना सदिश की वैल्यू भी क्या है, कम है। अब मैं आज आप लोगों को सदिश का परिणामी निकालना बताता हूँ कि परिणामी सदिश कैसे निकाला जाता है। परिणामी का पहले तो मीनिंग समझो कि परिणामी का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत जगह अपने को ये चीज़ें देखने को मिलेगी। परिणामी का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ इफेक्ट है, कुछ प्रभाव है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे सपोज करो कि चौक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। मैंने क्या किया, उन अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। पहला टुकड़ा लिया, फिर दूसरा टुकड़ा लिया, फिर तीसरा टुकड़ा लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या किया, उन सभी टुकड़ों को आपस में मिला दिया, और मिलाकर मैंने एक टुकड़ा बना लिया। मैंने क्या बनाया, एक टुकड़ा बना लिया। उन सभी टुकड़ों को मिलाकर एक टुकड़ा बना लिया। तो जो मैंने एक टुकड़ा बनाया है उस टुकड़े को परिणामी कहा जाएगा। एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है ताकि परिणामी के बारे में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो पाए कि परिणामी शब्द अपने को बहुत जगह देखने को मिलेगा, आखिर उसका मतलब क्या होता है। ठीक उसी प्रकार मैं सदिशों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सदिश राशियाँ अपने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी, हर जगह अपने को सदिश के संबंध में जानकारी देखनी है। तो यहाँ तो फिलहाल मैं उदाहरण के रूप में ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, इस प्रकार आपको उदाहरण रूप में देकर बता रहा हूँ। लेकिन अपने को जब फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग भौतिक राशियाँ आपको मिलेंगी। उनमें क्या होगा, जैसे आपको एक सदिश दे दिया, दूसरा सदिश दे दिया, फिर तीसरा सदिश दे दिया, ऐसे आपको अलग अलग सदिश देखने को मिलेंगे। उन सदिशों का परिणामी निकालना पड़ेगा, यानी उन सदिशों को सबको एक जगह जोड़कर, उन सदिशों को सबको एक जगह जोड़ दिया जाएगा। पहला सदिश, दूसरा सदिश, तीसरा सदिश, और एक सदिश बनाएंगे। जो हम एक सदिश परमानेंट बनाएंगे उसे हम कहेंगे परिणामी सदिश। क्या कहेंगे उसे? परिणामी सदिश कहेंगे, ठीक है। पर ध्यान ये रखना, सदिशों में हमेशा जो योग किया जाता है वो सदिश योग कहलाता है। यानी ये मैं यहां लाइन लिख रहा हूं कि सदिशों का या सदिश राशियों का जो योग होता है, ठीक है, सदिश राशियों का जो योग होता है उसे कहा जाता है सदिश योग। क्या कहा जाता है उसे? सदिश योग कहा जाता है। अब ये सदिश योग क्या होते हैं, इस योग के संबंध में आपने कक्षा 11 में 2-4 नियम पढ़े होंगे जिन्हें सदिश योग नियम कहते हैं। जैसे त्रिभुज नियम है, समांतर चतुर्भुज नियम है। इस प्रकार सदिश योग नियम क्या होता है वो आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ छोटी बातें मैं यहाँ पर भी बताऊँगा। यानी सदिश राशियों का जब योग किया जाएगा तो वो योग ऐसे नहीं होगा कि सर 2 और 3 जोड़ दिया 5 हो गया, ठीक है, 7 और 3 जोड़ दिए 10 हो गए। ऐसा नहीं करना आपको। ये तो होता है साधारण योग होता है, जिसको हम नॉर्मल गणित का योग, बीजगणितीय योग कहते हैं। कुछ घटाना हो, जोड़ना हो, ये साधारण योग होता है, ठीक है। लेकिन सदिशों में ये जो योग होता है वो सदिश योग कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश योग कहलाता है। और सदिश योग जब किया जाता है तो उत्तर भी एक सदिश राशि प्राप्त होती है, यह ध्यान रखना। यानी सदिश राशियों का जब योग किया जाता है तो वो सदिश योग कहलाता है, और जो अपना रिजल्ट आता है, ठीक है, यानी सदिश राशियों का योग करने से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी एक सदिश राशि होती है। वो रिजल्ट भी क्या होती है बेटा? एक सदिश राशि होती है। ध्यान रखने वाली बात है। यानी सदिश राशियों का योग सदिश योग कहलाता है, और उसका रिजल्ट भी सदिश राशि प्राप्त होती है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि मैंने आपको एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर तथा दूसरा वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर। समझ गए बात मेरी? ये दो सदिश है आपके पास, तो इनका योग करना है। तो इनका योग करोगे तो उत्तर आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ये कहलाता है इनका सदिश योग। समझ गए? और इनका ये जो उत्तर आया है यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ दोगे तो आपका जो एक आंसर आएगा, जैसे मान लिया मैंने उसको आर से लिखा, मैंने इसको क्या लिख दिया, इन दोनों का योग आर मान लिया, तो ये आर भी एक वेक्टर आएगा यानी इनका योग भी एक सदिश राशि प्राप्त होती है। ये जो उत्तर आया है इसकी एक स्पेशल डायरेक्शन होगी और ये कहलाएगा इसका परिणामी सदिश। क्या कहलाएगा? ये आर परिणामी सदिश कहलाएगा। इस आर को ही मैं क्या कहूंगा बेटा? परिणामी सदिश कहूंगा। बात समझ गए आप लोग? कैसे कि सर एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था बी, दोनों को मैंने जोड़ा तो जोड़ते ही मेरे को एक सदिश प्राप्त हुआ, क्या? आर। यानी मैं ए और बी दोनों की जगह आर लिख सकता हूं, दोनों के योग की जगह क्या लिख सकता हूं? आर लिख सकता हूं। वो आर कहलाएगा परिणामी सदिश। ठीक है? अच्छा, कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलता है, आपको तो सदिशों के बारे में तो टोटल वैसे पता ही है, एक समान सदिश, विपरीत सदिश, ऋणात्मक सदिश, ये सारे सदिशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है? जैसे कुछ एक पॉइंट्स है, जैसे समान सदिश क्या होते हैं? समान सदिश वो होते हैं जिनकी दिशा भी समान और परिमाण भी समान, उन्हें कहा जाता है समान सदिश। विपरीत सदिश वो होते हैं जिनकी दिशा अलग अलग होती है, परिमाण समान भी हो सकता है और अपोजिट भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऋणात्मक सदिश वो होते हैं ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशाएं विपरीत होती है, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ये सदिशों के प्रकार हैं जो आपने नॉर्मल पढ़े हैं, आराम से आप इनको जान सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है? अलग अलग ये सदिश होते हैं। ठीक है? इनके प्रकार आप आराम से पढ़ सकते हो। जैसे आपको अगर ऐसा कोई कहा जाए, ये सारी बातें कक्षा 11 में भी आती हैं। ठीक है? चलो मैं लिख देता हूं यहां पर। एक होता है समान सदिश, एक क्या होता है? समान सदिश होता है। बस मेन चीजें याद रखनी है। एक होता है विपरीत सदिश, ठीक है, और एक होता है ऋणात्मक सदिश। इकाई सदिश के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है? इकाई सदिश यानी जिसका परिमाण एक हो। समान सदिश में क्या होगा? समान दिशा और परिमाण भी समान होगा। मतलब ऐसे सदिश जिनकी डायरेक्शन इक्वल हो, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब चेक करो मेरे, यहाँ पर आप मुझे देख के बताओ, ए और बी वेक्टर आपको दोनों रेखाखंड की लंबाई एक जैसी नज़र आ रही? मैंने बराबरी बनाने की कोशिश की है, इसका मतलब दोनों की दिशाएं समान है। ये दिशा इस तरह बनाए ना, मैंने ऊपर भी बना सकता हूँ, इधर भी बना सकता हूँ। ये तीर का चिन्ह दिशा को बता रहा है, कल बताया था ना मैंने लास्ट वीडियो के अंदर। ये जो है ना, ये वेक्टर चिन्ह है, ये हमेशा ऐसे ही लगता है। ठीक है? तो देखो दोनों की डायरेक्शन इक्वल है और वैल्यू भी इक्वल है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये कहलाएगा समान सदिश। विपरीत सदिश में क्या होता है? विपरीत सदिश में ध्यान रखना दिशा विपरीत होगी। एक चीज तो ये ध्यान रखना, ठीक है? दिशा जो है वो अलग अलग होगी, दिशा विपरीत होगी यानी एक दूसरे के अपोजिट। रही बात परिमाण की, परिमाण दोनों ही बात है। देखो परिमाण समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। परिमाण जो है वो समान या अलग अलग होगा। ठीक है? परिमाण के बारे में मैं दोनों ही बात कहूँगा, समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि विपरीत सदिश का ही एक प्रकार होता है ऋणात्मक सदिश। ठीक है? क्योंकि जब ऋणात्मक सदिश में क्या लिया जाता है वो अभी बताएंगे कि ऋणात्मक सदिश में दिशा विपरीत होती है। कन्फर्म बात है, दिशा विपरीत होती है प्लस परिमाण समान होता है। परिमाण क्या होता है? समान हम लेंगे। ठीक है? दिशा विपरीत और परिमाण समान। देखो परिमाण समान दिशा विपरीत इसमें भी आ रहा है। ठीक है? तो ये विपरीत सदिश का ही उदाहरण है, ऋणात्मक सदिश एक प्रकार से। और अगर परिमाण अलग अलग हो तो उसको हम विपरीत सदिश, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सर ये ए वेक्टर है अपना,
ठीक है, और ये वेक्टर मेरा b है। अब यहाँ चेक करो, a वेक्टर और b वेक्टर दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन का कोई मेल है क्या? नहीं है सर, एक इधर जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। रही बात वैल्यू की, तो सर यहाँ पर वैल्यू भी अपने को अलग अलग नज़र आ रही है। ये पहला वेक्टर जो a था, ये वेक्टर मैंने छोटा बनाया है, तो छोटा वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू कम है। ये वेक्टर मैंने बड़ा बनाया, इस रेखा को बड़ा खींचा है मैंने, इसका मतलब रेखाखंड जितना बड़ा है तो समझ जाना उस सदिश की वैल्यू भी कितनी होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सर अलग अलग वैल्यू के ये वेक्टर अपने पास हैं, सदिश हैं, जिनकी डायरेक्शन का यहाँ पर कोई मेल नहीं है, ये विपरीत सदिश कहलाएगा। अब विपरीत सदिश में एक प्रकार हम कह सकते हैं, या अलग से पढ़ें, ऋणात्मक सदिश। इसमें क्या होगा, जैसे सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लिखा है, दिशा विपरीत होगी लेकिन परिमाण समान, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ आपको चेक करने वाली बात ये है, ये चेक करने वाली बात ये है कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो दोनों की वैल्यू मेरे को लगभग बराबर नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने रेखाखंड लगभग बराबर लंबाई के खींचे हैं, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये जो है ना, ये कहलाएंगे विपरीत सदिश कहलाएंगे। इनको विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश हम एक स्पेशल नाम भी दे सकते हैं। और इसके लिए आप ये लिख सकते हो कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन इक्वल क्या चीज़ है, इनकी वैल्यू इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ चिन्ह आता है माइनस का। ये कहलाता है विपरीत सदिश के बारे में, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे लिखते ही आप समझ जाना कि ये दो सदिश ऐसे हैं जो परस्पर वैल्यू इक्वल है, क्योंकि जैसे इनका परिमाण लोगे, परिमाण लेने के लिए मैंने कल बताया था आपको मोड निकालना पड़ता है, जैसे इनका परिमाण लोगे तो ए और बी की वैल्यू इक्वल आएगी, लेकिन डायरेक्शन आपको अपोजिट देखने को मिलेगी। तो ये कुछ छोटे मोटे सदिश है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और मैं इसलिए बता रहा हूं यहां पर क्योंकि हम सदिश योग पढ़ेंगे, और सदिश योग पढ़ेंगे तो कई बार आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि ए सदिश माइनस बी सदिश। अब बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को ऐसा समझ लेते हैं कि सर ये तो हो रहा है यहाँ पर सदिश का योग और ये हो रहा है सदिश का घटाव, ठीक है, कि सर ए सदिश में से बी सदिश आपने घटा दिया, ठीक है, और उत्तर आ गया अपना आर सदिश। ये तो योग कहलाता है और ये घटाव कहलाता है, और इसको हम कहेंगे परिणामी सदिश। इसको हम क्या कह देते हैं, परिणामी सदिश कह देते हैं, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ बोलने में गलत नहीं है, लेकिन वास्तव में इसका रियल मीनिंग क्या होता है, वास्तव में इसका रियल मीनिंग ये होता है बेटा कि जैसे ये ए सदिश है, ये घटाव वाला वैसे कोई मैटर नहीं होता, वास्तव में होता योग नियम ही है, यही सदिश योग कहलाता है, क्योंकि सदिशों में दिशा का ही महत्व होता है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये बात मैं बोलकर बता रहा हूँ आपको, ध्यान से अगर कॉपी में कहीं जगह है ऊपर नीचे तो लिख लेना, सदिशों में दिशा का ही महत्व होगा, सदिशों में प्लस माइनस के चिन्ह का मीनिंग ही डायरेक्शन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। जहां कहीं पर भी अपने को फिजिक्स के अंदर प्लस माइनस का चिन्ह देखने को मिल जाए और साथ में कोई सदिश राशि हो, अब सदिश राशि की पहचान तो अपने को हो जाएगी आराम से, क्योंकि जैसे हमने कुछ 11 में पढ़े हैं क्लास के अंदर, कुछ सदिश राशियों के बारे में याद भी हो जाते हैं कि हाँ पता है ये सदिश होता है, ये अदिश राशि होती है, तो आराम से पता चल जाता है। और अगर फिर भी याद नहीं रहते तो एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे कि कौन सी सदिश राशि और कौन सी अदिश राशि है। बात मेरी ये है कि सदिश राशियों के साथ अगर कहीं पर भी बहुत आएगा, पहले चैप्टर में तो काफ़ी जगह आएगा, ठीक है, प्लस माइनस का चिन्ह आपको मिल जाए तो समझ जाना वो प्लस माइनस का चिन्ह किसी डायरेक्शन या किसी नेचर को प्रदर्शित कर रहा है। मेरी बात नोट कर लेना आप आराम से। सदिशों में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह अगर आ जाता है सदिश राशियों के साथ तो वो उसकी प्रकृति या दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर अदिश राशि की बात करूं, अदिशों में प्लस माइनस का चिन्ह अगर आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अदिशों में प्लस माइनस का चिन्ह किसी डायरेक्शन को प्रदर्शित नहीं करेगा। अदिश राशि के साथ अगर प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है
तो वो उसकी वैल्यू के साथ ही रहेगा। मतलब पॉजिटिव चिन्ह आया तो समझ जाना धनात्मक मान है और नेगेटिव चिन्ह आए तो समझ जाना ऋणात्मक मान है। समझ गए बात मेरी? तो ये चीज मैंने बोली है, इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना बेटा। अभी यहां क्या देखा आपने, यहां सर सदिशों के साथ माइनस चिन्ह आ रहा है, तो मैंने क्या कहा, ये तो कोई ना कोई डायरेक्शन है, और माइनस चिन्ह ये बी के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस बी वेक्टर है। ये क्या है बेटा, माइनस बी वेक्टर है, और माइनस बी वेक्टर आते ही आप समझ जाना कि ये कोई ऋणात्मक सदिश है। ये क्या है, कोई ऋणात्मक सदिश है, बी का ऋणात्मक सदिश है, और यहां लगता है प्लस का चिन्ह। अब देखो ये योग नियम हो गया कि नहीं हो गया, और बराबर उत्तर आ जाता है आर वेक्टर। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो ये चीज आती है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जबकि रियल में इस चीज का मीनिंग ये होता है कि ए सदिश में बी सदिश का ऋणात्मक सदिश जोड़ा गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, ए सदिश में बी सदिश का ऋणात्मक सदिश जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, ऋणात्मक सदिश। जैसे इसको मैं डायग्राम से बताता हूं, इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, वैल्यू अलग अलग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज करो बेटा, ये अपना ए वेक्टर है, ध्यान से सुनना बेटा, और ये अपना बी वेक्टर है। समझ गए बात मेरी? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। दोनों की वैल्यू सर डायग्राम के अनुसार तो अलग अलग नजर आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए वेक्टर वाली रेखाखंड मैंने छोटी बनाई है और बी वेक्टर वाला जो रेखाखंड है मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। अब देखो बेटा, यहां पर दोनों की डायरेक्शन समान है, दोनों की डायरेक्शन समान है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं, समदिशीय सदिश हैं, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है बेटा, वैल्यू अलग अलग है। अब इनका परिणामी निकाल लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा इनका ए प्लस बी वेक्टर। ध्यान देना आप लोग, मैं जो बता रहा हूं ये चीज नोट करके रखना। मैं सिर्फ नॉर्मल सदिश लेकर आपको सदिश योग नियम के अनुसार कुछ पॉइंट बता रहा हूं। ये साधारण सदिश है, ए और बी दो दिशाएं ले ली, तो मैंने परिणामी निकाल दिया आर इज इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? ये चीज़ आगे भी आ जाएगी, अपने दोबारा भी पढ़ने पड़ेगी एक बार, और वैसे भी ध्यान रखना, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। मैं यहाँ एक लाइन भी बोल रहा हूँ कि जब दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है? अब मैं इस ये तो हो गया पहले एग्जाम्पल का डायग्राम। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल लिया है, सेम ही उदाहरण है, इसका मैं चित्र बनाता हूं कि सर ए सदिश सेम पड़ा है, ये रहा ए सदिश। क्लियर है बेटा? ये ए सदिश हो गया, लेकिन बी की जगह बी नहीं लेना है मेरे को, बी की जगह करना है माइनस बी। अब देखो बी वैल्यू तो वही है, यानी परिमाण तो वही है, लेकिन माइनस बी आ गया। इसका मतलब यानी बी की जगह था तो बी, मैंने बी को चेंज नहीं किया, बी की जगह बी रहेगा, लेकिन बी को माइनस बी रखना है। मतलब ये हमारा बी सदिश था, तो वैल्यू इतनी रखनी है आपको, लेकिन माइनस का मतलब डायरेक्शन। इसका अर्थ ये हो जाएगा बेटा, ये बन गया अपना माइनस बी सदिश। समझ गए बात मेरी? देखो ये बी सदिश था तो ये बन गया माइनस बी सदिश। जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू मैंने इसकी बनाई है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन मैंने ये कर दी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। इसे कहा जाएगा ऋणात्मक सदिश। और इसका परिणामी क्या होगा बेटा? इसका परिणामी होगा ए वेक्टर में जोड़ो माइनस बी वेक्टर, यानी योग नियम ही होता है रियल में, ए में माइनस बी वेक्टर जोड़ दिया तो उत्तर आ गया आर वेक्टर इज इक्वल ए माइनस बी वेक्टर। उत्तर क्या आ गया? आर वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस प्रकार सदिश योग नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो मैं आपको यहाँ नोट करवा रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें कहाँ काम में आएंगी, फिलहाल मैं बेसिक एग्जाम्पल लेकर आपको चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जब यूज में आए ना बेटा, जब हम टॉपिक पे चलेंगे, चैप्टर में बढ़ेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उस दौरान किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस दौरान आपके दिमाग में ये बात फटाफट आ जानी चाहिए कि मैं
किस पॉइंट की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग बेसिकली यही पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान देना। और ये कुछ डेफिनेशंस हैं, हालांकि सदिश के प्रकार और भी होते हैं, लेकिन हमने कुछ मेन सदिश के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है ताकि आपको ये चीज़ें काम में आए। तो बेटा एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये चीज़ याद करने में आसान हो जाए और आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं इसके बारे में, परिणामी के संबंध में। चलिए अब बात करते हैं अपने परिणामी निकालना है, सदिश योग की बात चल रही है और तो मैंने यहाँ से हटा दिया, ये लाइन वो पढ़ी है वो पढ़ी रहने देते हमने। मान लो, सपोज करो, जैसे माना मैंने लिख दिया कि माना दो सदिश है, सदिश ए तथा सदिश बी परस्पर थीटा कोण पर स्थित है। यानी इनकी वैल्यू की मैं यहां कोई बात नहीं कर रहा, दो सदिश है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। मेरे पास दो वेक्टर हैं, सपोज ये ए वेक्टर मैंने बना दिया और बीच का कोण थीटा है, इसका मतलब दूसरा सदिश ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया इन दोनों के बीच का कोण। ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सदिशों के बीच में जब भी कोण मापना हो, ठीक है, कोण मापते हैं सदिशों के बीच का, ये सदिश ये बी सदिश, बीच के कोण की बात कर रहे हैं। सदिशों के बीच का कोण मैंने ये ले लिया, कोण ऐसा नहीं है कि दो रेखाओं के बीच के कोण बन गया, तो हाँ अपने को पता है जहाँ दो रेखाएं काटती है तो बीच में कोण बनाती है, लेकिन सदिश राशियों के बीच में जब कोण की बात आ जाए, जैसे सपोज करो, मैंने एक उदाहरण देना है क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं बेटा और बहुत सारी बातें हैं, मैं मेरा काम कर देता हूँ, वैसे बच्चों को याद रखनी चाहिए सारी बातें, और जैसे ही दिमाग में अब ये चीज़ें ऐसी हैं, नोट तो इसलिए करो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और जब भी कोई दिक्कत हो तो आप ये चीज़ देख सको, इसलिए नोट करवा रहा हूँ मैं, नोट कर लेना बेटा साथ साथ, अदरवाइज नोट नहीं करोगे तो ये चीज़ें भूल जाओगे। और मैं तो कहता हूँ कि याद ही रहनी चाहिए आपको ये चीज़ें। जैसे ये मैंने कह दिया ये दो रेखाएं हैं, अब इन दो रेखाओं के बीच का कोण मापना है, तो सर कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण माप रहे हैं, तो सर ये दो रेखाएं जा रही है तो कोण तो ये भी बना रहा है, कोण तो ये भी बन रहा है, कोण तो ये भी बन रहा है और कोण ये भी बन रहा है। यानी दो रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो आपको यहाँ पर कुल 4 प्रकार के कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि सर इनमें से कोण लिया कौन सा जाए, तो आप इन दोनों रेखाओं की डायरेक्शन देखें कि ये रेखाएं किस तरफ जा रही हैं। इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना देता हूं, जैसे सपोज एक रेखा ये है और दूसरी रेखा इधर जा रही है, समझ गए बात मेरी। अब मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण बताओ, तो वही रेखाएं सेम है, लेकिन मैंने इन रेखाओं, इन दोनों डायग्राम में अंतर क्या नजर आ रहा है, सेम डायग्राम है, लेकिन अंतर ये कि इसमें मैंने कोई यहाँ पर कोई तीर का चिन्ह नहीं लगाया। देखो इसमें मैंने यहाँ तीर का चिन्ह लगा दिया दोनों रेखाओं के ऊपर, यहाँ कोई तीर का चिन्ह दिख रहा है इस लाइन के ऊपर, यहाँ कोई तीर का चिन्ह दिख रहा है इस लाइन पर, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये नॉर्मल रेखाखंड है और रेखाखंड के अंदर आपको पता है ये चारों कोण बन सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ, अब ये रेखाखंड है, लेकिन अब इन रेखाखंड की एक स्पेशल डायरेक्शन भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है कि पहला जो हमारा रेखाखंड था बेटा, वो पहला रेखाखंड ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है और दूसरा रेखाखंड इधर जा रहा है। अब मेरा आपसे पॉइंट ये है, कहना मैं ये चाहता हूं आपसे कि इन दोनों रेखाखंड के बीच का एंगल कौन सा लिया जाए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दोनों के बीच के एंगल की बात करें तो कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर ये एंगल भी तो दोनों रेखाओं के बीच का है, ये भी दोनों के, वही बात, 4 कोण बन सकते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, दोनों के बीच का कोण देखने के लिए आप इस बिंदु पर ये देखो, यहां खड़े होकर, सपोज अपने को ये कल्पना कर लो कि हम यहां खड़े हैं, यहां खड़े होकर आप देखोगे ना तो दोनों रेखाएं, दोनों सदिश किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहां खड़े होगे तो आप कहोगे सर ये सदिश तो इधर जा रहा है, ये सदिश इधर जा रहा है, समझ गए बात मेरी। आप यहां खड़े होकर देखोगे ना, आप ये कहोगे सर ये सदिश तो इधर जा रहा है, ये सदिश इधर जा रहा है, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल माना जाएगा, समझ गए बात मेरी, ठीक है। अब यहां से आपने इन डायरेक्शन को बताया कि एक इधर एक इधर, तो ये हो गया इन दोनों के बीच का कोण, समझ गए बात मेरी। इस प्रकार आप दो सदिशों के बीच का कोण माप सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, भ्रमित करने के लिए इसी चित्र को ऐसे भी दे देता है, ये लो। अब बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सर
आपने तो तीर का, देखो मैंने तीर का चिन्ह लगा दिया, लेकिन तीर के चिन्ह में मैंने थोड़ा सा अंतर कर दिया। यहाँ तो तीर का चिन्ह मैंने इसके बिल्कुल नोक पर लगाया है और यहाँ मैंने तीर का चिन्ह बीच में लगा दिया। अब आपने कहा था कि सर आपने तो ये कहा था कि आप इस बिंदु पर खड़े हो जाओ, कल्पना कर लो कि हम यहाँ खड़े हैं, अब सदिशों के बीच का कोण लेना है, 4 एंगल बन रहे हैं तो कौन सा कोण लें। तो बेटा आप यहाँ खड़े होकर दोनों की डायरेक्शन बताओ, तो आप कहोगे सर ये सदिश तो इधर जा रहा है, बिल्कुल मैंने सही बोला है, कोई गलत नहीं कही ये बात। लेकिन ये सदिश जो है ना, आप यहाँ खड़े हो तो आप कहोगे सर ये सदिश तो यहाँ से आ रहा है और इधर जा रहा है। बात समझ में आई? यहाँ से आता हुआ इधर जा रहा है। तो देखो इस चीज़ में कोई अंतर है क्या मैंने कोई अंतर किया या वही बात बोली है? तो वही बात बोली है। आप कहोगे कि सर ये यहाँ से आ रहा है और इधर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन होगी ना इसकी, ये एंगल हो जाएगा इनके बीच का। समझ में आ गई बात मेरी? इस प्रकार आपको सदिश राशियों के बीच में कोण का निर्धारण करना है। ठीक है, अब देखो छोटी छोटी सारी बातें मैं यहाँ पर कंप्लीट साथ में लेके चल रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये जब दोनों सदिश इस कंडीशन में हो जाए ना, तो ध्यान रखना इनका परिणामी कैसे निकलेगा। आपने निकाला भी है, परिणामी सदिश होगा आर वेक्टर। आर होता है और आर वेक्टर, वैसे तो आर वेक्टर a प्लस बी होता है, तो परिणामी सदिश का इसकी जो वैल्यू आएगी, परिमाण, ध्यान रखना परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा, इनका जो परिणामी निकलेगा उसकी वैल्यू आएगी अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आएगा परिणामी सदिश। ठीक है, जब दो सदिशों के बीच का कोण थीटा होता है तो परिणामी सदिश का सूत्र होता है r इज इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ कंडीशन ले रहा हूँ। पहली कंडीशन, यदि थीटा 0 है, थीटा क्या है? 0 है, तो देखो थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होते ही ये कंडीशन ये बन गई, सर ये a वेक्टर और ये बन गया अपना b वेक्टर। ठीक है, जैसे ये b वेक्टर बना देते हैं अपने, ये थीटा 0 की कंडीशन है। ठीक है, थीटा 0 होते ही जहाँ a है उसके ऊपर ही b आ जाएगा, यानी समान दिशा में। थीटा 0 कर दूंगा मैं, यही तो है थीटा, इसको मैंने 0 कर दिया। 0 करते ही a के ऊपर ही कौन आ गया? b आ गया। समझ गए बात मेरी? ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ ये कहलाते हैं, आप इनको क्या कहोगे? समान दिशा में ये सदिश हो चुके हैं a और b, यानी जब दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 0 होता है। याद रखना थीटा 0 यानी दो सदिश समान दिशा में। तो परिणामी कितना आया? परिणामी आ गया r इज इक्वल कोस 0 का मान, सर कोस 0 का मान तो होता है 1। नहीं समझे क्या बात मेरी? कोस 0 का मान 1 हो गया तो ये बन गया 2ab और परिणामी आ गया अपना, ये देखो होल स्क्वायर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन r इज इक्वल आ जाएगा a प्लस बी। देखो ये चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई भी थी और दोबारा आ गई। जब दो सदिश समान दिशा में हो, याद रखना जब दो सदिश समान दिशा में, ये दो सदिश हो गए ना, तो ये बन जाएगा इनका परिणामी, ये परिणामी बन गया दोनों का। और परिणामी की वैल्यू कितनी होगी सर? r इज इक्वल होगा a प्लस बी। समझ गए बात मेरी? यानी जब दो सदिश परस्पर समान दिशा में हो, याद रखना ये चीज़, क्या बोला मैंने? जब दो सदिश परस्पर समान दिशा में हो तो उनका परिणामी उसी दिशा में होगा और दोनों के योग के बराबर होगा। क्लियर है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा, इसको ध्यान रखना कि जब दो सदिश परस्पर समान दिशा में हो तो उनका परिणामी दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है और उसी दिशा में होगा। यानी अब मैं यहाँ पर तो मैंने a और b दो सदिश बना रखे हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो ये दोनों समान दिशा में है तो इन दोनों की जगह मैं एक चीज़ बना सकता हूँ, वो है ये r। ये r इन दोनों को ही प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पर, यानी इन दोनों की कंडीशन प्रस्तुत कर रहा है। फिर मैं सेकंड कंडीशन आपको ये बताऊँ कि यदि थीटा का मान 0 डिग्री के अलावा ये कह दूं 180 डिग्री है। ठीक है, थीटा का मान कितना है बेटा? 180। अब थीटा 180 होते ही देखो कंडीशन ये बन जाएगी, जैसे ये अपना a सदिश है, ये रहा अपना a सदिश। अब थीटा 180 करने का मतलब हो गया इस
को घुमाकर इधर ले जाओ, ठीक है। यानी अपना b जो है, जैसे इस डायग्राम को मैं यहाँ बता देता हूँ ऐसे, ये अपना a वेक्टर है। अब b वेक्टर ऐसे था ना, उसको घुमाकर इधर ले आओ, ये हो गया b वेक्टर। तो ये इन दोनों के बीच का कोण हो गया 180 डिग्री का, ठीक है। अब देखो ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री का, ठीक है बेटा। तो अब ये एंगल 180 डिग्री का हो गया। अब देखो परिणामी क्या आएगा इसका परिणामी निकालेंगे अपने, मैं यहां बता देता हूं। तो परिणामी आएगा r इज इक्वल √a² प्लस b² प्लस 2ab और कोस 180, क्योंकि थीटा की जगह कितना रख दोगे 180, और कोस 180 का मान -1 होता है। कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो r बन जाएगा अपना √a² प्लस b² माइनस 2ab। तो r को मैं ये लिख सकता हूँ a माइनस b। क्यों लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि ये होल स्क्वायर बनेगा। देखो ये होल स्क्वायर बनेगा, मैं इसको क्लियर बता देता हूँ आपको। ये एक होल स्क्वायर बनेगी किसकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। देखो ये, अब एक बच्चा बोलेगा सर क्या ज़रूरी थोड़ी है ये, तो सर ये भी तो बन सकता है √b माइनस a का होल स्क्वायर। भाई ये बात भी सही है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो भी ये आता है, और b माइनस a का होल स्क्वायर करोगे तो भी उत्तर आता है। यानी अपना r बनेगा, या तो बनेगा a माइनस बी और या फिर बनेगा b माइनस a। ये क्या सिस्टम हो गया सर, यहाँ पर तो उत्तर दो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है a माइनस बी और दूसरा आ रहा है b माइनस a। ये क्या मतलब हुआ, यानी इस चीज का क्या अर्थ निकल रहा है उसे स्पष्ट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये विपरीत सदिश हो गया बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना, a माइनस बी और b माइनस बी, a का मतलब क्या होगा वो देखो। अब देखो ये दोनों विपरीत सदिश है, तो इनका परिणामी या तो a माइनस बी आएगा या b माइनस ए आएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि ये तो कन्फर्म है कि जब दो सदिश विपरीत सदिश होते हैं तो उस दौरान परिणामी जो सदिश है वो r a माइनस बी तब आएगा जब a की वैल्यू ज्यादा हो, यानी ज्यादा में से कम घटाना है। अगर b की वैल्यू ज्यादा हो तो b माइनस ए कर देना, ठीक है। अभी फिलहाल इन दोनों सदिश के अंदर आप देख रहे हो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। मैंने b वाला पलड़ा थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ठीक है, b वाला वेक्टर थोड़ा बड़ा बना देना, ठीक है, a वाला भी बना सकते हो, और ये a वेक्टर है। तो ये बचेगा इनका परिणामी r वेक्टर इज इक्वल b माइनस ए। इसको क्या लिखा जाएगा, b माइनस ए। क्यों, क्योंकि b का पलड़ा बड़ा है, a का पलड़ा छोटा है, इसलिए b में से a घटाया, ठीक है। ध्यान रखना, जब दो सदिश, नोट करना, जब दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हो तो परिणामी ज्यादा में से कम वाला घटाने पर प्राप्त होगा। और परिणामी की दिशा, ये परिणामी है, ये परिणामी की दिशा उस तरफ होगी जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसका पलड़ा भारी है। अभी देखो यहां परिणामी क्या है, b माइनस ए लिखा, क्योंकि पलड़ा किसका भारी है, b का, तो b में से a घटा दिया। और परिणामी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, भाई जिस तरफ पलड़ा भारी है उस तरफ झुकेगा, तो परिणामी की डायरेक्शन b की जो डायरेक्शन है वो होगी। ठीक इसी प्रकार ये एग्जाम्पल मैं ऐसे बता सकता हूं, जैसे ये a वेक्टर है, दिख रहा होगा आपको, और ये b वेक्टर है। अब यहां पर आप नोट करो कि यहां दो सदिश बनाए मैंने, a वेक्टर और b वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या है सर, अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी होगा वो आएगा r वेक्टर इज इक्वल a माइनस बी। सर ये क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें साफ नजर आ रहा है कि a वेक्टर का पलड़ा भारी है और b वेक्टर का पलड़ा छोटा है, इसलिए लिखा जाएगा इसको a माइनस बी। और परिणामी की दिशा होगी ये, क्यों, क्योंकि जो जिसका पलड़ा भारी है उसी तरफ परिणामी बचेगा, तो इस दिशा में परिणामी हो जाएगा a माइनस बी। और a माइनस बी इसकी वैल्यू होगी जो a से छोटी होगी और b से बड़ी होगी, क्योंकि ये परिणामी बच जाएगा ना a माइनस बी।
इस प्रकार आप इस चीज को नोट कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में एक कंडीशन और बनती है, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर बैठेंगे। ठीक है, यही बता देता हूं इसमें साथ में। चलिए अब बात करता हूं मैं थर्ड कंडीशन की। तीसरी कंडीशन में ये बना रहा हूं यहां पर, यदि थीटा का मान 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो क्या होगा? देखो थीटा 90 होते ही ये चीज बन जाएगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये हो गया थीटा का मान 90 डिग्री। देखो मैंने अलग अलग कंडीशन बता दी। थीटा 0 तो परिणामी क्या आएगा, किस तरफ आएगा, समझ गए? जब समान दिशा में हो तो परिणामी योग होगा उसी दिशा में, विपरीत दिशा में हो तो परिणामी ज्यादा में से कम वाला घटाना है, और दिशा वो होगी जिस तरफ पलड़ा भारी है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। अब प्रश्न आता है सर थीटा 90 डिग्री हो तो परिणामी क्या होगा? थीटा 90 है तो परिणामी आ जाएगा r इज इक्वल अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और कोस 90 की वैल्यू 0, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, और ये वैल्यू 0 होगी तो r बच गया अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो परिणामी आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस कंडीशन में परिणामी कहां होगा, ध्यान रखना, इस कंडीशन में परिणामी दोनों सदिशों के बीच में होगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो परिणामी सदिश सदैव दोनों सदिशों के बिल्कुल बीच में होगा। बिल्कुल बीच में भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये बात में भी कंफर्म, लेकिन आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाननी है। ठीक है सर, किस तरफ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, इधर झुका हुआ होगा कि इधर झुका हुआ होगा, वो बात अगर आपको याद है कक्षा 11 में पढ़ी, नहीं याद है तो शॉर्ट में बता देता हूं। लेकिन पहले तो इतना याद रखो कि जब थीटा 90 डिग्री है तो परिणामी सदिश बिल्कुल इनके बीच में होगा। ठीक है, और बिल्कुल बीच में यानी जस्ट बीच में कब होगा, जब ए और बी दोनों बराबर है। यानी कहने का अर्थ है जब ए और बी बिल्कुल बराबर, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बराबर है तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। कहने का अर्थ है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की वैल्यू बराबर है तो परिणामी जो है ना वो दोनों के, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, तो परिणामी बिल्कुल बीच में हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल बीच में, यानी ये 90 डिग्री का कोण है तो ये 45 और ये 45। ठीक है, वैसे ये चीज ध्यान रखने वाली नहीं है आप लोगों के लिए, इतनी ज्यादा इसमें ध्यान मत देना, कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर मान लो सर ए सदिश बी से बड़ा है, यानी ए की वैल्यू ज्यादा है और बी की वैल्यू कम है, इस कंडीशन में परिणामी क्या होगा? सर परिणामी होगा तो इनके बीच में ही, ये तो कन्फर्म है, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है? सर ए की ज्यादा है, तो ए की पलड़ा भारी है ना बेटा, तो परिणामी ए की तरफ झुक जाएगा, ये परिणामी होगा। समझ गए बात मेरी? यानी ये 90 डिग्री का कोण है, कन्फर्म है, लेकिन ये 45 के नहीं है फिलहाल, क्योंकि ए का पलड़ा भारी है तो आर ए की तरफ झुका हुआ होगा। अगर बी का पलड़ा भारी हो, जैसे सपोज सर ए की तुलना में बी का परिणामी ज्यादा है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये मैंने बना दिया बी वेक्टर। सपोज बी का पलड़ा भारी है तो परिणामी होगा तो इनके बीच में, लेकिन वो बी की तरफ झुक जाएगा थोड़ा सा। समझ में आ गई बात मेरी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लंबवत कंडीशन हो गई। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो परिणामी आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल बीच में तब आएगा जब ए और बी की वैल्यू बराबर है, ए सदिश और बी सदिश बराबर हैं तो बिल्कुल बीच में आएगा। अगर ए का पलड़ा भारी है तो परिणामी ए की तरफ झुक जाएगा और बी का पलड़ा भारी है तो परिणामी बी की ओर झुक जाएगा। तो बेटा ये चीज नोट कर लेना, और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लेना इन चीजों की, बाकी नोट की हुई ये चीज में नोट कर लेना, पता होना चाहिए। 1-2 वीडियो बनेंगे इसके बेसिक के, आप लोग साथ साथ नोट करते जाना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।